हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर में। इसमें हम 4.1 के थर्ड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। 4.1 का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, ये भी कंबाइंड इक्वेशन है, यानी कि इसके अंदर भी दो लाइंस है। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ देख लो। हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है ऐसे दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास होते हैं और इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। फाइन देन, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो दिया है, ये दो लाइंस भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़ा? ये देखो कौन से फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर्ड प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। यहां पर जो इक्वेशन दिया है इसके अंदर दो लाइंस हैं और वो भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये कैसे पता चला? आप इस इक्वेशन को देखो, ये कैसा दिख रहा है, ax स्क्वायर्ड 2hxy प्लस by स्क्वायर्ड इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है ना। और हमने थ्योरम में पढ़ा है, जो भी इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऐसा दिखेगा उसके अंदर दो लाइन जरूर होंगे जो ओरिजिन से पास होते होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो दो लाइन है वो भी ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है 5x स्क्वायर्ड माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर्ड इक्वल टू 0, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, यहां लिख देते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 3m स्क्वायर्ड माइनस 8m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी थ्योरम में सीखा है, मैं यहाँ बता देता हूँ दोबारा। अगर हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऐसा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, bm स्क्वायर्ड प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, कंपेयर कर लो। जो हमारा b है यहाँ पर 3 है, जो यहाँ पर 2h है वो -8 है, और जो a है वो 5 है। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखो, आपको यही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको हेल्प करता है इसके अंदर जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स पता लगाने के लिए। ठीक है, वो कैसे? यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m यानी कि स्लोप। इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर से दो m मिलेंगे और वो दो m होंगे दो स्लोप्स। ठीक है, जो इसके अंदर दो लाइन है उसके स्लोप्स होंगे। फाइन, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। 3 5 सर 15, यहाँ पर रूट्स फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 5 सर 15, हमको -8 चाहिए, सो -8 चाहिए, यानी कि -5 और -3 होगा, है ना। तो +15 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3m स्क्वायर्ड माइनस 3m माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। नीचे चलते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा 3m कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आएगा m -1, और यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी मिलेगा m-1। m-1 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचेगा, 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स है, देयरफॉर m-1 इक्वल टू 0 और 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से m क्या मिलेगा, 1, यहाँ से m क्या मिलेगा, 5/3। सही बात है। अब इसको क्या करेंगे, इसको m1 नाम देंगे, ठीक है, और इसको m2 नाम देंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों जो स्लोप्स है, ये वो दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, जो हमको दिया गया है। अभी हमको दो और लाइंस चाहिए जो इनको परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, उनका स्लोप्स हम m3 और m4 लेंगे। लेट m3 एंड m4 बी द स्लोप ऑफ द लाइंस passing through origin
एंड परपेंडिकुलर टू, नीचे चलते, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। ठीक है, यानी कि जो दो लाइंस हमें चाहिए उनके स्लोप्स को हमने m3 और m4 मान लिया है। ठीक है, और हमारे लाइंस तो इनको परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मान लो m3 वाला m1 के साथ परपेंडिकुलर है, m4 m2 के साथ परपेंडिकुलर है, तो m3 क्या होगा, m3 होगा -1 एंड m4 क्या होगा, m4 इसका इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल विथ ऑपोजिट साइन। यहां बता देता हूं अगर नहीं पता है तो, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलना चाहिए, -1। अब यहां देखो m3 परपेंडिकुलर है m1 के साथ, ऐसे मान के चल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 मिलेगा, यस मिलेगा, यानी कि मैंने सही लिया है। और मैंने m4 को परपेंडिकुलर मान लिया था m2 के साथ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो -1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि मैंने जो लिया है वो बरोबर लिया है। ये मैंने ट्रिक भी बताया था पिछले वीडियो में, कैसे करना है, आपको जिसका परपेंडिकुलर चाहिए उसके स्लोप को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि अगर ये न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो 5/3 है, तो ये 3/5 हो गया। और क्या करना है, इसका जो भी साइन है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। इस तरीके से हमको प्रॉपर जो परपेंडिकुलर है उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको हमारे जो दो लाइन्स है जो हमको चाहिए उसके स्लोप्स मिल चुके हैं। अब ये दो स्लोप्स को यूज करके हम कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। फॉर्मूला कहता है कि जब हमको m1 और m2 मालूम होता है, यानी कि दो लाइन का स्लोप जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलता है, m1 m2 x स्क्वायर्ड माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमको कंबाइंड इक्वेशन मिलता है। तो इसी का यूज करेंगे, बस m1 की जगह पे m3 दिया हुआ है, m2 की जगह पे m4 दिया हुआ है, अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, m3 m4 एक्स स्क्वायर्ड माइनस m3 m4, ये प्लस होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। ठीक है, सो m3 क्या है, m3 है -1, m4 क्या है, m4 है -3/5 एक्स स्क्वायर्ड माइनस m3 क्या है -1, m4 है -3/5 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है 3/5 एक्स स्क्वायर्ड, और ये क्या हो रहा है -1 -3/5, ये होगा -8/5, बाहर माइनस ऑलरेडी है, ये होगा +8/5 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर्ड, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8xy, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 5y स्क्वायर जैसा है वैसे आ जाएगा, 5 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही मिलेगा। तो अब ये जो मिला है ये आपका कंबाइंड इक्वेशन है जो आपको चाहिए था, यानी कि वो कंबाइंड इक्वेशन जो हमको इक्वेशन दिया गया था उनके साथ परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही करना है, हमको एक और कंबाइंड इक्वेशन चाहिए दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रहे हो, और इन दोनों के साथ, इसके अंदर भी दो लाइंस है, इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो। कैसे मालूम पड़ा दो लाइन है, क्योंकि ये कैसा वाला इक्वेशन है, ax स्क्वायर्ड प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन ऐसा होता है तो उसके अंदर दो लाइन जरूर होता है जो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि कंपेयर करके a का वैल्यू है 5, 2h का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है -3। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे होता है, bm स्क्वायर्ड प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। तो अभी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इसी को इस्तेमाल करके ये होगा -3m स्क्वायर्ड प्लस 2m प्लस 5, इस तरीके से होगा। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में, यहाँ पर फर्स्ट टर्म नेगेटिव में, जनरली हम क्या करते हैं जब ऐसा होता है तो पूरे इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3m स्क्वायर्ड माइनस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, 3 और 5 -5 मल्टीप्लाई होकर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है -15,
तो हमारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए कि ऐड होके -2 मिले। हमारे फैक्टर्स होना चाहिए -5 और 3। ठीक है, चलो फिर अप्लाई कर देते हैं। 3m² -5m प्लस 3m -5 इक्वल्स 0। यहाँ से देखो, यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है, m कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3m -5। यहाँ और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लेंगे एज इट इज, ये होगा 3m -5 इक्वल्स 0। सो यहाँ से क्या मिला, 3m -5 दोनों के पास कॉमन है तो ये होगा 3m -5 और ये होगा m + 1 इक्वल्स 0। आप देख सकते हैं दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3m -5 इक्वल टू 0, m + 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से m क्या मिलेगा, यहाँ से m मिलेगा 5/3 और यहाँ से m मिलेगा -1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हम m1 और m2 ले लेंगे। m1 है 5/3, m2 है -1। अभी हमको दो लाइंस के स्लोप चाहिए, m3 और m4 लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, लेट m3 and m4 be the slopes of the lines perpendicular to the given given lines। ठीक है, जो दिया हुआ लाइन है वो ये है और हमारे जो दो लाइंस है वो m3 है और m4 के साथ है, यानी कि उनके स्लोप्स m3 और m4 है जो इनके साथ परपेंडिकुलर है। तो मान लो m3 परपेंडिकुलर है m1 के साथ, m4 परपेंडिकुलर है m2 के साथ। सो देयरफॉर m3 क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, बेसिकली इसको ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, एंड m3 इज इक्वल्स टू, सॉरी m4 नॉट m3, m4 इक्वल्स टू -1/m2। ठीक है, तभी तो परपेंडिकुलर होता है। इससे पता चलता है कि m3 और m1 परपेंडिकुलर है, इससे पता चलता है कि m2 और m4 परपेंडिकुलर है। तो m2 और m1 तो पता है, उसके वैल्यूज डाल दो। तो यहाँ पर क्या होगा, m3 का वैल्यू आएगा -3/5, है ना, m3 की जगह पे उसका वैल्यू डाल दो, यही मिलेगा। और यहाँ पर m4 की जगह पे क्या मिलेगा, ये देखो m2 की जगह पे ये वैल्यू डाल दो -1, क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू मिल गया। आप कंफर्म कर सकते हैं, m1 और m3 को मल्टीप्लाई करो, -1 मिलना चाहिए। m2 और m4 को मल्टीप्लाई करो, -1 मिलना चाहिए, क्योंकि -1 मिलने से ये पता चलता है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे स्लोप्स तो मिल गए। ठीक है, और हमको पता है कि जब हमको दो स्लोप्स मालूम होता है और हमको ये भी पता है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, तो उनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बताया गया है कि अगर m1 m2 स्लोप्स है तो और ओरिजिन से पास हो रहा है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलता है, m1 m2 x² प्लस 2h माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। अब फर्क क्या है कि m1 और m2 के जगह पे हमारे पास है m3 और m4, तो फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाता है, m3 मल्टीप्लाइड बाय m4 x² माइनस m3 प्लस m4 xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो अभी जो m3 और m4 के वैल्यू से वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है। m3 है -3/5, m4 है 1 x² माइनस m3 है -3/5, m4 है 1 xy प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 x²/5। अब ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, सो -3 प्लस 5 ये होगा 2, पॉजिटिव 2 होगा और ये माइनस है साथ में, तो ये होगा -2/5 xy प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ही सोच था। ठीक है, फाइन, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो यह माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 3x² और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और वो 5 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -5 जैसा है वैसे आ जाएगा। ठीक है, सो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, -5 तो 0 ही रहेगा। तो ये जो मिला है ये कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है,
और ये कंबाइंड इक्वेशन किसके साथ परपेंडिकुलर है? जो कंबाइंड इक्वेशन हमको दिया गया है उसके साथ परपेंडिकुलर है। फाइन, तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वहां से 3 गायब है, तो वो आंसर गलत है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो आंसर है वो सही है। फाइन, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, और इसका पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा इसका? पहले तो इसको कंपेयर कर लो। ax स्क्वायर्ड प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो a मिलेगा 0। ठीक है, 2h का टर्म है, 2h का टर्म क्या है एक्स वाई के साथ? तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 को देख सकते हैं। ठीक है, सो 2h का वैल्यू होगा 1 और 2h का वैल्यू 2h xy यानी कि xy के साथ तो यहाँ 1 है, तो 2h का वैल्यू होगा 1 और by स्क्वायर्ड यहाँ पर b का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, सो इस तरीके से तीनों कांस्टेंट जो है हमको मिल चुके हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है bm स्क्वायर्ड प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, जो क्वेश्चन दिया है उसका क्या होगा? b है 1, सो m स्क्वायर्ड प्लस 2h है 1 इंटू m, a तो है ना, a 0 है, सो ये होगा m स्क्वायर्ड प्लस m इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा m प्लस 1, आपने कॉमन ले लिया m, तो m प्लस 1, इस तरीके से दो फैक्टर्स मिल गए। सो देयरफॉर एक है 0 और दूसरा है m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक है 0 और दूसरा है m इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इसको हम m1 ले लेंगे और इसको m2 ले लेंगे। फाइन, अब हमें दो और लाइंस के स्लोप्स लेने हैं जो इनके साथ परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा लेट m3 and m4 be the slopes of the lines perpendicular to given lines। ठीक है, देयरफॉर m3 क्या हो जाएगा? -1/m1, m4 क्या हो जाएगा? -1/m2, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया कि m3 और m1 परपेंडिकुलर है, m4 और m2 परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो m3 का वैल्यू क्या होगा? m3 इक्वल्स टू -1/m1, m1 तो 0 है, डिनोमिनेटर में 0 आते क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। ठीक है, और m4 क्या होगा? -1/m2, m2 तो -1 है, तो -1/-1 ये होगा 1। ठीक है, तो यानी कि हमको हमारे जो दो स्लोप्स है वो इस तरीके से मिल चुके हैं, और हमको ये भी याद रखना है कि हमारे लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लाइन है जिसका स्लोप इन्फिनिटी है और ओरिजिन से पास हो रहा है? एक ही लाइन है, दुनिया में एक ही लाइन है, वो है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। सही बात है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको पिछले जो क्वेश्चन 1 और 2 में जैसे सॉल्व किया वैसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी है और उसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया वहाँ इन्फिनिटी यूज़ करना थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और हमको दूसरा लाइन चाहिए जिसका स्लोप 1 है और ओरिजिन से पास हो रहा है। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन कैसे होता है मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन ऐसे होता है, y इक्वल टू mx। अब क्योंकि हमारे पास m4 है, हमारा इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू m4x। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू m4 क्या है? 1, तो y इक्वल टू x ऐसे हो जाएगा। तो हमारे जो दो लाइन्स है वो कौन सा है? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x। तो दो लाइन्स मिल गए, इनका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है x इक्वल टू 0, ये पहला लाइन, और ये y इक्वल टू x को बेसिकली हम x माइनस वाई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम जानते हैं कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए राइट साइड को 0 बनाते हैं, तो अब इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? x मल्टीप्लाइड बाय x, ये होगा x स्क्वायर्ड, x मल्टीप्लाइड बाय y, ये होगा xy इक्वल टू 0। तो ये जो मिला है
ये हमको जो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए वो ये है। ठीक है, फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ना क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3x² - 4xy = 0। अब ये भी कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वैसे नहीं सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किया। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मेथड कौन सा यूज करना है। ठीक है, ध्यान दो, हमारा जो कंबाइंड इक्वेशन है स्टैंडर्ड वाला वो क्या है, ax² 2hxy by² = 0। जब आपको जो कंबाइंड इक्वेशन दिया है उसमें ये तीनों के तीनों टर्म्स दिखाई दे, तब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके सॉल्व कर देना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, bm² 2hm + a = 0। ठीक है, और जब तीन टर्म नहीं है, यानी कि कोई एक टर्म गायब है, जैसे कि इसमें से देखो, इसमें से y² टर्म गायब है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें से भी एक टर्म गायब था। जब इन तीनों में से कोई भी एक टर्म गायब रहेगा तब मैं एडवाइस करूंगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज मत करो। ठीक है, कहीं ना कहीं फंस सकते हो। ठीक है, जब तीनों टर्म आपका अवेलेबल है तभी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जाना, या तो डायरेक्टली सॉल्व करना। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 ही टर्म थे, उसमें हमने यूज कर लिया, उसमें यूज कर लिया, ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल इस लेवल पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो कि जब आपका स्टैंडर्ड या फिर जो भी कंबाइंड इक्वेशन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है, यानी कि 3 टर्म्स अवेलेबल है, तभी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना, वरना यूज मत करना। वरना कौन सा मेथड यूज करना, अभी बताता हूं। तो ये जो दिया है इसका पहले सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स बना लो, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3x - 4y = 0। तो यानी कि यहां से क्या मिला, x = 0, 3x - 4y = 0। तो इस तरीके के हमको दो इक्वेशन मिल चुके हैं जो इसके अंदर थे। ठीक है, अब ये x = 0 ये कौन सा लाइन है, y एक्सिस है, सही बात है। तो हमको पहला इसका जो लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो लाइन पता लगाना है। अब ये तो y एक्सिस है, y एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन है, दुनिया में एक ही लाइन है जो y एक्सिस को परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से भी पास होता है। कौन सा है, वो है x एक्सिस। और x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y = 0। तो ये होगा हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, ये क्या है, 3x - 4y = 0। अब इसका स्लोप क्या है, बहुत ही आसान है पता लगाना। स्लोप कैसा मालूम पड़ता है, -a/b। a क्या होता है, जो x के साथ है वो a होता है, तो ये होगा -3, और जो y के साथ होता है वो b, यानी कि -4। तो इसका स्लोप हो जाएगा 3/4। हमको तो दो लाइन चाहिए। ठीक है, एक लाइन मिल चुका है y = 0, दूसरा लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, फाइन, देन पहले तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन, एक ऐसा लाइन का स्लोप है m1 जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किसके साथ, 3x - 4y = 0 के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो देयरफॉर m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा -1/m, क्योंकि वो इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो यहां पर क्या होगा, m का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, देयरफॉर m1 = -4/3। अब हमको लाइन का स्लोप मिल चुका है और हमको ये भी मालूम है कि लाइन ओरिजिन से पास होता है। हम ये जानते हैं जो भी लाइन ओरिजिन से पास होता है और उसका स्लोप मालूम होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y = mx। ठीक है, हमारे पास स्लोप है, इक्वेशन निकालना आसान है। तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन होगा y = m1x। ठीक है, यानी कि y = -4/3x। ठीक है, नीचे चलते हैं, इसको और अच्छे से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 3y = -4x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या होगा, 4x + 3y = 0। ठीक है, सो इस तरीके से हमको दूसरा लाइन मिल गया। पहला लाइन था y = 0 यानी कि x एक्सिस, और दूसरा लाइन है 4x + 3y = 0। दोनों कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज क्या है, y = 0 और ये 4x + 3y। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 4xy + 3y² = 0। तो ये होगा आपका कंबाइंड इक्वेशन। फाइन, इसी के साथ मेन क्वेश्चन 3 खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सबसे पहले हमको ये इक्वेशन दिया है के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पहले कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर इसको पहले कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए 1 मिल गया, 2h मिलेगा k और b मिलेगा -3। सो a 2h और b का वैल्यूज मिल गए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं देखो, सम ऑफ द स्लोप्स, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया है इसके अंदर ऑब्वियसली दो लाइंस है, दो लाइंस है तो दो स्लोप्स तो होंगे ही, तो वो दो स्लोप्स कौन से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लेट m1 एंड m2, हम m1 और m2 नाम दे रहे हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन। यानी कि जो इक्वेशन दिया है उसके अंदर जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स m1 और m2 है, ऐसे मैंने बता दिया है। तो अभी कंडीशन जो दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या दिया है यहां लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन बोला गया है कि सम ऑफ द स्लोप्स, यानी कि उनको जब ऐड करोगे m1 प्लस m2 करोगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो उनका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, उनका डबल करोगे तो m1 प्लस m2 के साथ वो इक्वल हो जाएगा, ऐसे वो कह रहे हैं। तो ये कंडीशन दिया है, हम इसमें अपना जो भी वैल्यूज होंगे वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब इक्वेशन ऐसा होता है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है -2h बाई बी। m1 इंटू m2 क्या होता है, m1 इंटू m2 होता है a बाई बी। ये हमने थ्योरम्स वाले वीडियोस में सीखा था। ठीक है, सो यानी कि m1 प्लस m2 -2h बाई बी, 2h का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है k है, सो ये होगा k, और b क्या है, b तो -3 है, अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, k बाई 3। ठीक है, यानी कि m1 प्लस m2 क्या हो गया है, k बाई 3। अब हम चेक करेंगे m1 इंटू m2, ये क्या होगा, a बाई बी, a क्या है 1 और b क्या है -3। सो देयरफॉर m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 बाई 3। अब ये जो है कंडीशन में अप्लाई कर दो। ठीक है, सो इन दोनों को जब कंडीशन में अप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 में m1 प्लस m2 क्या है, k बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू m1 इंटू m2 क्या है, -1 बाई 3। सो 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा, k का वैल्यू बचा है 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी कि -2। सो ये होगा k का वैल्यू, k का वैल्यू चाहिए था ना। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, यहां लिख देता हूं 3x स्क्वायर्ड प्लस kxy माइनस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 0, दे डिफर बाय 4। यानी कि पहले तो इनका स्लोप्स क्या ले लेते हैं, लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines given। यानी कि जो लाइंस है उसका स्लोप्स को हम m1 और m2 ले लेंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उनका जो फर्क है, उनमें जो फर्क है, डिफर बाय 4, स्लोप्स ऑफ द लाइन डिफर बाय 4, यानी कि उनको जब माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, ये बोलने का मतलब है। तो इसको हम 1 लेके रखते हैं। अब यहां देखो, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। तो हमको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, यहां लिख देते हैं। ए का वैल्यू मिलेगा, देख लो एक्स स्क्वायर के साथ तो 3 है। ठीक है, 2h के एक्स वाई के साथ क्या है, 2h का वैल्यू क्या है, k, और वाई स्क्वायर के साथ b, यहां पर क्या है -1। तो हमको कॉन्स्टेंट्स मिल गए, यहां से हमको क्या मिल जाएंगे, m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h बाई बी। ठीक है, यानी कि -2h क्या है, 2h है k, और b क्या है -1, अप्लाई कर दो k मिलेगा, यानी कि m1 प्लस m2 का वैल्यू k मिला है। देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू k। और एक वैल्यू मिलेगा ना m1 इंटू m2,
m1 इंटू m2, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है a बाई बी। अब a क्या है, a है 3, b क्या है, b -1 है, सो ये क्या आएगा -3। तो m1 इंटू m2 का वैल्यू -3 मिल गया। नीचे चलते हैं, हमको एक रिलेशन मालूम है, ठीक है। क्या रिलेशन है, यहां पर मैं लिख देता हूं, थ्योरम्स में मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूं। a माइनस बी होल स्क्वायर जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। यही वाला रूल यूज करके मैं m1 m2 का रिलेशन देखो कैसे बना सकता हूं। देयरफॉर m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह पे m1 है, b के जगह पे m2 है, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर -4m1 m2, ठीक है। अब m1 माइनस m2 का वैल्यू तो मालूम है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। m1 प्लस m2 पता है क्या है, यहां देखो k है ना, तो ये होगा k स्क्वायर -4 m1 इंटू m2 क्या है, यहां देखो -3 है, ठीक है। सो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 का स्क्वायर है 16, k स्क्वायर ये क्या होगा, ये होगा +12। सो देयरफॉर k स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 16 - 12, ये होगा 4। देयरफॉर ये होगा k का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये होगा +-2। सो k का वैल्यू मिला है +-2। फाइन, k का वैल्यू 6 तो मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्लोप ऑफ द लाइंस गिवन बाय kx स्क्वायर्ड प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। यानी कि पहले तो इसके अंदर दो स्लोप्स है, पहले वो लिख लेते हैं। लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines given, यानी कि जो लाइंस दिए हैं उनका स्लोप्स m1 और m2 है। अब जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि एक स्लोप दूसरे स्लोप से 8 नंबर से बड़ा है, तो उसको हम कैसे लिख पाएंगे, या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, यानी कि एक स्लोप दूसरे स्लोप से 8 नंबर से बड़ा है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मान लो m1 बड़ा है m2 से, तो m2 को अगर m1 से माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, क्योंकि m1 जो है 8 नंबर से बड़ा है। तो दोनों में से कोई भी ले लो, मैं इसको लेके चलूंगा, ठीक है। अभी अभी हमने यूज भी किया इसको, तो ये इजी पड़ जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो मैं ये वाला कंसिडर करने वाला हूँ, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। वैसे ये भी लेंगे तो वही मतलब होगा, ज़्यादा फर्क तो है नहीं। अभी हमको इक्वेशन क्या दिया है, वी हैव, यहां लिख देता हूं, वी हैव kx स्क्वायर्ड प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। इसको अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सो हमारा वैल्यूज क्या क्या मिलेगा, हमको कंपेयर करके सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। नीचे चलते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड के साथ इधर k है, देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा k, एक्स वाई के साथ 4 है तो 2h का वैल्यू हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर के साथ -1 है तो b का वैल्यू होगा -1। हमको सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए, तो इसलिए हमको m1 प्लस m2 भी मिल जाएगा। m1 प्लस m2 क्या है, -2h बाई बी, -2h यानी कि 2h तो 4 है और b है -1, तो ये हो जाएगा 4। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 4 मिला है। वैसे ही m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये है a बाई बी, a क्या है, a तो k है, b है -1, तो ये होगा -k। सो देयरफॉर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये है -k। अभी अभी हमने एक रिलेशन यूज किया है ना, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर्ड -4m1 m2। ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, देखो क्या बनेगा। m1 माइनस m2 क्या है, हमको दिया है ना, क्वेश्चन में ही दिया है 8 है ना, यहाँ पर है 8, तो वो अप्लाई कर देंगे। सो m1 माइनस m2 होगा 8, तो 8 का स्क्वायर्ड, m1 प्लस m2 हमको मिला है 4, तो ये होगा 4 का स्क्वायर्ड माइनस 4m1 m2, 4 m1 m2 कितना है, m1 m2 माइनस k है, तो ये माइनस k हो जाएगा। तो अब देखते क्या होगा, ये 8 स्क्वायर्ड यानी कि 64, 4 का स्क्वायर्ड यानी कि 16 माइनस 4 माइनस के, ये प्लस 4k हो जाएगा, है ना। सो 4k इक्वल्स टू 64 माइनस 16, सो ये कितना हो जाएगा, 4k इक्वल्स टू ये होगा 8 और ये होगा 4,
48. सो देयरफॉर k का वैल्यू होगा 48/4. सो k का वैल्यू मिलेगा 12, क्योंकि 4 12 और 48 होता है. हमको मिल गया k का वैल्यू. इतना ही चाहिए था. तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं. अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ. 5 के आगे भी सॉल्व करेंगे. आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.